लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। कल तीसरे चरण का मतदान भी होना है। इस बीच मतदान के बचे हुए चरणों के लिए उम्मीदवार और स्टार प्रचारक जोर शोर से जनसंपर्क में लगे हुए हैं। हम आपको लोकतंत्र के उत्सव के दूसरे रंग भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कंगना की, जो हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार हैं। कंगना ने खास बातचीत में एक तरफ कांग्रेस की कुंडली खोल दी तो दूसरी तरफ सियासत में कदम रखने के बारे में भी अपने दिल की बात कही। आप भी सुनिए। देखिए, हमारे सनातन में कहते हैं कि कोई मंदिर बनाता नहीं है, उनसे बनवाया जाता है। तो ऐसे देवी की आज्ञा हुई और उनको था कि हम हिमाचल में आए। तो ये राजस्थान की अंबिका देवी जी हैं, तो उनको ऐसा मन हुआ। तो देवी शक्ति हैं, जहां जाएंगी वहां आएंगी, तो हमने उनकी आज्ञा का पालन किया। सर, पॉलिटिक्स को एक न्यूज़ पे देखते हैं, चैनल्स पे देखते हैं, मगर इस एक युद्ध क्षेत्र ही इसे कह लीजिए आप, तो इस युद्ध क्षेत्र में होना और लड़ना और विजय होने की इच्छा होना, कामना करना और उसके लिए तत्पर रहना, ये एक अलग अद्भुत अनुभव है मेरी लाइफ का। शुरू में बहुत सारे नई चीज़ों से, नए लोगों को मिलना, नई चीज़ें समझना, इस पूरे जो फील्ड है इसका क्या कॉन्डक्ट होता है, क्या कोड होता है, सब बहुत डिफरेंट होता है। तो वाकई शुरू में मेरे लिए मुश्किल था, पर धीरे धीरे आ जाएगी समझ मुझे भी। लगता है मिर्ची जो है हमारी जनरेशन को, ये थोड़ी मिर्ची सहनी तो पड़ेगी लोगों की, क्योंकि अब देखिए, आज हिमाचल की पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो मात्र एक महिला आपको नजर में आती हैं। अगर आज विधानसभा की 68 सीटें हैं, जब हमारा जो 33% वाला जो आरक्षण है जब अप्लाई होगा तो 22 प्रत्याशी होंगी महिलाएं। वो बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अभी सिर्फ एक है, वो भी एक बहुत जाने माने पॉलिटिशियन की वाइफ, एक रानी, एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में उसकी आई मीन पॉसिबिलिटी वो जो एक उठी, तो उस पॉसिबिलिटी को तो एब्सोल्यूट नहीं माना जा सकता ना, वो तो एक रेयर पॉसिबिलिटी हुई। पर बाकी महिलाएं कहाँ हैं पॉलिटिक्स में, आप देख लीजिए। तो जब महिला आती हैं सामने और एक पावर की पोजीशन पे आती हैं, तो लोगों को अक्सर, मैं इस चीज के बारे में जब सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि पुरुषों को क्यों ये इतनी दिक्कत क्यों होती है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम हमेशा महिला को एक माता के रूप में, जो आप में कुछ बुरा देखती ही नहीं है, यू नो। तो जब एक महिला अथॉरिटी की पोजीशन, मैस्कुलिन रोल में होती है, वो आपको इनकरेज भी करती है, आप में फ्लॉज भी देखती है, आपको हर तरीके से आपकी एक्सेस करती है, एनालिसिस भी करती है, आपको बताती भी है, गाइड भी करती हैं। तो आई थिंक दे कांट टेक दैट। या तो बहन देखी होती है जो हमेशा आपकी सपोर्टिव होती है, या तो पत्नी जो हमेशा आपको कंफर्ट हर तरीके से करती है। लेकिन जब एक वुमन आपके बॉस के रोल में होती है, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट कंपनी की सीईओ हो या आपकी कलीग हो या पॉलिटिक्स में हो, तो आपको लगता है कि ये यहाँ कुछ गलत है। प्रिमिटिवली आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है, बिकॉज दिस वुमन इज इन अ ऑड रोल। एंड या तो आप उसको सुधारने की कोशिश करते हैं, तो उस औरत को सुधारने की कोशिश करते हैं, सो आई थिंक अ रोल इज बियॉन्ड अ जेंडर। महिला को वही ना कि ऑब्जेक्टिफाई करना, कि वो क्या चीज है वो देखने आते हैं। तो आई थिंक हम ये नजरिया विक्रम के लिए क्यों नहीं है? वो भी तो एक चीज हो सकते हैं ना, सिर्फ मैं ही एक चीज क्यों हूं? इसमें सेक्सुअल कॉनोटेशंस भी हैं, वो मुझे नहीं लगता वो कॉन्शियसली उन्होंने कहा, बट है, ये महिलाओं के लिए होती है, ये मानसिकता सबकी होती है। एक लड़की अपने भाई के साथ बाइक पे जा रही हो, नेचुरली दोनों एक ही उम्र के होंगे, जवान लड़की जा रही हो, तो हमेशा सबकी नजर में ख्याल आता है कि ये कहाँ जा रहे हैं दोनों। तो वो पता नहीं, शायद ये मैं कहूंगी कि कुछ तो नेचर अनफेयर है। महिला बड़ी सुपरस्टार है, स्वाभाविक है ये। आप देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिवारवाद को ना हमने सिर्फ फिल्मों तक और पॉलिटिक्स तक जो है वो सीमित कर दिया है।
परिवारवाद ये सिर्फ पॉलिटिशियंस की और फिल्मी लोगों की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर एक की प्रॉब्लम है और होनी चाहिए। जब तक हर एक इंसान अपने रोल में अपनी मुझे लगता है कि जो ममता है सिर्फ महिलाओं से जुड़ी हुई नहीं है, ममता सब में होती है। और इस एसोसिएशन का, इस आइडेंटिफिकेशन का कोई दुनिया में अंत नहीं है। आप अगर एक टीचर, अगर आपका बच्चा क्लास में बैठा है, आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जज करना, तो आपको वो सब बच्चों से न्यारा लगता है, आपको उस ममता से उभर कर आना पड़ेगा। ये आइडेंटिफिकेशन कई लेवल पे होती है। आज आप एक महिला हैं तो मुझे आपसे कुछ एक अलग लगाव होगा कि एक बेचारी महिला देखिए आई, ये एंकर है, ये आइडेंटिफिकेशन है। अगर मैं एक जज हूं तो वो आइडेंटिफिकेशन वो कलर पे भी हो जाती है, यार ये मेरे रंग का है, यार ये गोरा है, बहुत काला, यार ये बंदा सही होगा। तो मुझे लगता है ये जो परिवारवाद, जो एसेंशियली हम एक परिवार, जहां तक हम अपने आप को एक्सटेंड करते हैं वो हमारा परिवार होता है। कई लोग अपने पूरे टाउन को, तभी तो आप देखिए ट्राइबल कल्चर में क्या होता था, एक पूरा ट्राइब एक परिवार होता था। बिल्कुल। आज हम कहते हैं मंडी की बेटी, बिकॉज द होल मंडी आइडेंटिफाइज विद मी। तो मेरा ये परिवार है, तो मुझे उससे इतना कि ममता में आप कमजोर हो गए। तो जब तक ये हम लोग उससे उठ नहीं पाएंगे, उभर नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बहुत ही बहुत ही एक संकीर्ण हमारी जिंदगी और सोच हो जाएगी। तो दुनिया में फिर जिसे कहते हैं ना कि एक फेयर चांस और फेयर ट्रायल कहीं भी नहीं रहेगा। तो ये परिवारवाद या ममता के उसमें वश में रहना या किसी तरह की आइडेंटिफिकेशन के पिंजरे में रहना, ये सभी लोगों का संघर्ष होना चाहिए, ना कि सिर्फ मेरा। हर एक इंसान को अपना रोल जो है वो दे मस्ट डू इट टू। We have come into these roles, we have come into these roles, we have taken these roles, we are opponents. हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध हैं और हम एक तरह से जिसे कहते हैं ना the clash of two people, two ideologies and two set of, इंसान क्या है, इंसान ideologies होना ना, तो वो एक there's a set of habits, behavior, ideologies, बाकी क्या है, हम लोग हमारे शरीर थोड़ी होते हैं सिर्फ। उनको आप शहजादा कहकर संबोधित करती हैं, मान लीजिए मेरा उनके साथ कभी कोई पर्सनल इक्वेशन नहीं रहा। उन्हीं का मैंने एक इंटरव्यू देखा जिसमें वो रो रहे थे और कह रहे थे कि मेरे पिताजी बहादुर शाह जफर की तरह हो गए हैं, क्योंकि उनको जैसे दिल्ली में उनको कुछ लैंड नहीं मिला 2 गज का, मेरे पिताजी को उनका स्टैचू बनाने के लिए लैंड नहीं मिला, तो उन्होंने अपने पिताजी का कंपैरिजन बहादुर शाह जफर जी से किया। मैंने भी सबके साथ में वो देखा, तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आया, मैंने कहा ये शहजादा ही हैं ये, क्योंकि थोड़ी सी उनकी बातें हैं तो है मासूम। आप ऐसे खुल के एज अ प्रोफेशनल जो मैंने अपनी जिंदगी जी है आज तक, वो एक पर्सनल एम्बिशन था, लेकिन अब जो ये है ये लोगों के लिए, जनता के लिए, तो नेचुरली सी बात है कि मैं भी जो आज तक हुआ है, जिन लोगों ने आज तक इस जगह को रूल किया है, जिन्होंने आज तक इस जगह को रूल किया है, यहाँ पर जिसकी सरकार थी, आई विल क्वेश्चन देम। आई थिंक दैट्स माय प्रोगेटिव कि मैं उनको क्वेश्चन करूं, व्हाई कांट आई। बिल्कुल। जो लोकसभा का जो चुनाव होता है वो जो है वो सेंटर के ही फेस पर होता है, बिकॉज आप एसेंशियली प्राइम मिनिस्टर बना रहे हैं देश का, तो एसेंशियली आप मोदी जी को ही वोट देंगे। और ये कोई लोकल इलेक्शन तो है नहीं, ये इलेक्शन लोकसभा का इलेक्शन है, तो लोकल अलग होते, विधायकों का चुनाव अलग होते हैं, दे आर मोर कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी फैमिली, and that's more ground level work, whereas this is what I've gathered, that parliament election is more about the perception. ये 97%, 95-97% हिंदू आबादी का ये क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश कंप्लीटली, और यहाँ पर मैक्सिमम लोग जो है ना मोदी भक्त हैं, मैक्सिमम, यस, मैक्सिमम लोग। देखिए राहुल गांधी और मोदी जी का पहले तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये तो मुझे नहीं लगता कि किन बेसिस पे उनका कंपैरिजन होता है, और राहुल गांधी के क्रेडेंशियल्स आर हाईली क्वेश्चनेबल। पुराने जो जमाने के सुपरस्टार होते हैं, ठीक है,
उनको पब्लिक देखना बंद कर देती है। उनको सिनेमा हॉल नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलते। वो फिर भी विग लगा के, वो फिर भी अपनी जो पुरानी एक्टिंग जो वो क्या करते थे उसकी मिमिक्री करके, क्योंकि वो भी भूल गए हैं, मिमिक्री करके खुद का पैसा लगा के फिल्में बनाते ही रहते थे। हम ऐसे कई सुपरस्टार्स को जानते हैं, अकेले थिएटर में देखेंगे और खुश होंगे और बार बार 10 लोगों को बुला के आई डिड दैट सीन लाइक दैट यू सॉ, अच्छा, और 5 लोग मिलके उनको बताना आप वो ना, आपने वो फिल्म, अरे वाह हम आपके, अच्छा तुम मेरे फैन हो। तो वो जो कांग्रेस पार्टी है ना, ये एक टाइम की पार्टी थी, हाँ मैं कह रही हूँ, इनका एक वक्त था, इनका एक मंजर था। अब तो बस जबरदस्ती है, बस एक तरह से डेस्पिरेशन की हर हद पार। मैं सारी दौलत इकट्ठी करके तुम में बांट, इट्स जस्ट लाइक ही इज कॉलिंग फॉर अ रिवोल्ट, ही इज कॉलिंग फॉर अ रिवोल्ट। और जो भी देशों में ऐसा हुआ है, आज उन देशों का क्या भविष्य, वो देश कहाँ है आज, इस तरह से लोगों को इंस्टिकेट करना, इस तरह से लोगों के दिमाग में डालना कि जो दूसरों के पास जो धन है, जो संपत्ति है, वो तुम्हारी है और तुम्हारी हो सकती है और इन्होंने तुम्हारा ही लूटा है। दीज काइंड ऑफ थिंग्स कैन लीड टू मैसिव सोशल sort of disasters। तो इसीलिए ये ऐसा नहीं है कि मैंने कोई फैसला लिया हुआ है। जैसा मैंने कहा कि आपका जो पर्सनल एम्बिशन होता है तो यू गो फॉर इट, दैट इज वो फैसला आप ले सकते हैं। लेकिन जब इसमें पूरी जनता इन्वॉल्व है, इट्स अ कलेक्टिव डिसीजन एंड इट इज द डिसीजन फॉर द पीपल। तो मेरी जो एक मंशा है उसमें जनता की भी डिपेंड करती है क्या है, और उससे आगे का ही फिर बताया जा सकता है। ये एक कन्वेंशनल करियर नहीं है जो मैंने डिसाइड कर लिया तो मैं बन जाऊंगी। फैशन के टाइम पे बहुत छोटी उम्र में ही मुझे राजनीति का ऑफर आ गया था, विधायक का आया था। अच्छा। क्योंकि मेरे परदादा जी विधायक थे कांग्रेस के ना, यहाँ से ही। हाँ। तो आया था मुझे उस टाइम भी उड़ता ऑफर, तो उस टाइम तो बहुत अजीब लगा सुन के। कांग्रेस ने, मेरी फैमिली में सबको आता है, बिकॉज हम लोग पॉलिटिकल फैमिली से है ना, तो मेरे पापा को भी आया था। फिर जब मैं एक्ट्रेस बनी तो अचानक से आ गया। मेरे पापा कांग्रेस में थे भी एक पोस्ट पे, तो पापा ने भी कहा कि यू शुड डू इट। मैंने कभी पॉलिटिक्स को एज अ पॉलिटिक्स नहीं देखा ना, जैसे मैंने आपको कहा कि पापा अपना करते हैं जो करते हैं, एंड वी वर नेवर कनेक्टेड विद इट। लेकिन मेरा जो एक नेचुरल जो है वो अलाइनमेंट इज विद बीजेपी, एंड आई एम अ सनातनी, एंड आई एम अ, ऐसा नहीं था कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना है कुछ। एंड आई थिंक जब आपके पास मेरा ये मानना है कि इंसान गरीबी में रह लेता है, इंसान कुछ मजबूरियां हो तब रह लेता है, लेकिन कुछ अगर एक पैशन की कमी हो जिंदगी में ना, तो इंसान रह नहीं पाता है। तो जब से मोदी जी आए हैं, एक पूरे देश को जो है एक मकसद मिला है, और भारतीय जनता पार्टी के 17 करोड़ का परिवार है हमारा, तो ये इतना एक्सपैंड हुआ है, ये इनके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है। तो आई थिंक मेरी तरह कई जो है युवक युवतियाँ उनसे आइडेंटिफाई करते हैं कि यार हमें भी कुछ करने को मिलेगा, रेवोल्यूशनरी, बिकॉज एक ट्रांसफॉर्मिंग फेज है ये हमारे भारत के लिए। जैसे सदियों में याद किया जाता है कि वो युग था, ये युग है। चुनावी जंग में सब जायज है, किसी का टिकट कट सकता है, किसी को टिकट मिल सकता है। कोई आरोप लगाकर जनता को अपनी ओर खींचता है, तो कोई आरोप का जवाब देकर जनता का मन मोहता है। लेकिन जनता की अपनी गति है, वो जनार्दन है, सर्वोपरि है। यही सबसे बड़ा सच है। कब क्या कैसे करना है वो अच्छे से जानती है। हिंदुस्तान की संपन्नता, खुशहाली देखनी हो, ऐश्वर्य देखना हो तो झारखंड चले आइए। झारखंड में लक्ष्मी जी की साक्षात कृपा बरसती है। मंत्री की कौन कहे, मंत्री जी के निजी सचिव की कौन कहे, यहाँ तो मंत्री जी के निजी सचिव के नौकर के घर से इतने कैश मिल जाते हैं कि गिनने के लिए मशीन मंगवानी पड़ती है। जी हां साहब, ईवीएम से भी ज्यादा बदनाम हो चुकी ईडी ने अलसुबह जब झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री
आलमगीर आलम के निजी सचिव संजीव लाल के नौकर के घर पर छापा मारा तो नोटों का अंबार देखकर जांच एजेंसी के अधिकारियों के होश फाख्ता हो गए। अब खबरदार जो झारखंड को कोई पिछड़ा राज्य कहे। अरे जिस सूबे में मंत्री के पीएस के नौकर के घर से 30-30 करोड़ कैश मिले, वहां बड़े अधिकारी और मंत्री जी कितने बड़े कुबेर होंगे, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है क्या? अब जरा आलमगीर आलम साहब की तारीफ भी सुन लीजिए। आलम साहब पाकुड़ विधानसभा से कांग्रेस के 4 बार विधायक रहे हैं और झारखंड विधानसभा के 3 साल तक अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और अगर आपको याद हो तो पिछले साल जब कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों से इनकम टैक्स ने छापा मारकर 350 करोड़ कैश बरामद किया था, तब इन्हीं आलमगीर आलम साहब ने धीरज साहू का बचाव करते हुए कहा था कि ये पैसे राज्यसभा सांसद के न होकर उनके कारोबारी परिवार के हैं। क्या बात है। अब बीजेपी कह रही है कि कैश मिलना बहुत संगीन मामला है, जांच होनी चाहिए। कभी कांग्रेस के सांसद के यहाँ 350 करोड़ मिलते, कभी इनके माइनिंग सचिव के यहाँ 20 करोड़ मिलते, पंकज मिश्रा के एसोसिएट्स के यहाँ 10 करोड़ से ज्यादा मिलते हैं। तो अब एक मंत्री के पीए के यहाँ से 20 करोड़ रुपए बरामदगी की सूचना मीडिया में आ रही है और अभी भी गिनती जारी है। तो हमारी मांग है कि जिस मंत्री के वो पीए हैं आलमगीर आलम से भी पूछताछ होनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन को इस बात की जांच करनी चाहिए कि क्या ये काला धन था जिसका कांग्रेस चुनाव में दुरुपयोग करना चाहती थी। बहुत ही संगीन मामला है और तुरंत इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। सही कह रहे हैं शाहदेव जी, मामला बहुत संगीन है, जांच होनी चाहिए। अरे सबसे पहले तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि इतना काला धन आ कहां से रहा है। सरकार के नकेल कसने में ही कोई खोट है। सही से नकेल कस दी जाए तो क्या मजाल कि कोई ठीक से सांस भी ले पाए। काला धन इकट्ठा करना तो दूर की बात है। खैर, चुनाव में पैसे की जरूरत होती है, इसलिए नोटों का मिलना कोई नई बात नहीं है। लेकिन पुंछ के सूरनकोट इलाके में शनिवार को वायुसेना के काफिले पर हुआ आतंकी हमला जरूर बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि लालू जी के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप यादव को यह पता चल गया है कि हमला किसने कराया है। सुनिए क्या कह रहे हैं। नहीं, जब चुनाव आता है तो पुलवामा में हमला होता है, हमारे नौजवान जो शहीद हो जाते हैं। अब फिर चुनाव आता है तो मोदी जी हड़बड़ाहट करवाते हैं लोगों को। केवल इन लोगों ने लड़वाने का काम किया, हिंदू मुसलमान कराने का काम किया। शहीद जो हुए ये सब किनके वजह से हुए? ये मोदी जी के वजह से हुए, नहीं तो पहले कहाँ कोई शहीद हुआ। सही कह रहे हैं तेज प्रताप यादव जी, पुलवामा और पुंछ को छोड़कर कहां कोई शहीद हुआ है। इसे ही कहते हैं तथ्यों की सटीक जानकारी। तेज प्रताप भैया की यही तो खासियत है, जो भी बोलते हैं एकदम ठोस जानकारी के आधार पर बोलते हैं। अब इनसे एक और नया ज्ञान ले लीजिए। और जिस तरीके से इंडिया महागठबंधन के तरफ लोगों का रुझान हुआ और पूरे तरीके से इंडिया महागठबंधन इस बार इंटैक्ट है और पाटलिपुत्र की महान जनता ये मन बना चुकी है कि अब अपना कैंडिडेट जो है मीसा भारती जी को ही वो लोग भारी रिकॉर्ड मत वोट से जिता करके और पार्लियामेंट में भेजने का काम। सही कह रहे हैं तेज प्रताप भैया, इंडिया महागठबंधन इंटैक्ट है। लेकिन इसके लिए तो आपको अपने चचा जान नीतीश कुमार को धन्यवाद देना होगा, क्योंकि इंडिया महागठबंधन को इंटैक्ट रखने का जो जुगाड़ नीतीश जी ने कर दिया है वो दूसरा क्या कर पाएगा। खैर, नेताओं का काम है बयान देना, पर ये पब्लिक है, सब जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट। वोट फॉर गुड में फिलहाल के लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन खबरें और भी हैं, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।